बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 4 साइंस। इसके चैप्टर नंबर 2 इकोसिस्टम्स दिया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज को कंप्लीट सीखेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है टिक द करेक्ट आंसर, यानी दुरुस्त जवाब पे आपने क्या करना है, टिक कर देना है। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिया हुआ है, जो सही है उसके ए या बी या सी या डी के ऊपर आपने सही का निशान लगा देना है। ठीक, तो पार्ट 1 है व्हाट इज एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? तो अगर हम किसी भी माहौल में देखेंगे तो वहाँ पे मौजूद जानदारों और बेजान जो अज्जा है, जो चीज़ें हैं, वो मिलकर एक जो सिस्टम बनाते हैं, उसी सिस्टम को कहा जाता है इकोसिस्टम। समझ गए? जिसमें जानदार भी हो, बेजान भी हो। अगर कहीं पे सिर्फ जानदार ही हो तो वो इकोसिस्टम नहीं होंगे। अगर सिर्फ बेजान ही कहीं एक जगह पे अगर मौजूद हो तो वो यकीनन इकोसिस्टम नहीं होंगे। समझ गए? तो इकोसिस्टम का मतलब क्या हुआ? जानदारों और बेजान जो चीज़ें हैं, जानदार और बेजान है, तो जानदारों के लिए कहा जाता है बायोटिक कंपोनेंट्स और बेजान के लिए कहा जाता है एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये आपने याद रखना है। तो यकीनन आप समझ सकते हैं कौन सा वाला सही आंसर होंगे। तो पार्ट ए है सिस्टम ऑफ नॉन लिविंग थिंग इज एन एनवायरनमेंट। जो नॉन लिविंग थिंग्स है यानी बेजान चीज़ें हैं, उनका सिस्टम को कहा जाता है इकोसिस्टम। तो इसका मतलब ये गलत होंगे। एरिया हैविंग ए ग्रुप ऑफ लिविंग एंड डेड थिंग। तो यहाँ पे लिविंग और डेड थिंग कहा है, जो मुर्दा जो चीज़ें हैं वो, इसलिए क्या होंगे, ये भी नहीं होंगे। सिस्टम ऑफ लिविंग थिंग्स इन, तो लिविंग थिंग्स का मतलब जानदार, तो जानदार सिर्फ जानदार हो तो ये इकोसिस्टम नहीं होंगे। कलेक्शन ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक, तो यहाँ पे बेजान और जानदार कहा है कंपोनेंट इन एन एरिया। किसी भी एरिया में अगर आप देखेंगे तो जानदारों और बेजानों का जो मजमुआ है, उसे बेजान चीज़ों का, तो वो होते हैं आपके पास इकोसिस्टम। ठीक, तो आपने इसके ऊपर करना है सही का निशान। समझ गए? इसके बाद है टू ऑल द बायोटिक कंपोनेंट्स आर। तो हमने अभी सीखा बायोटिक का मतलब लिविंग थिंग्स को, जानदारों को कहा जाता है। एबायोटिक बेजान जो अज्जा है चीज़ें, उसे कहा जाता है। तो बायोटिक कहा है तो इसका मतलब जानदार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनिमल, तो सिर्फ एनिमल ही नहीं होंगे ना, बल्कि हम ह्यूमन बीइंग भी होंगे, बाकी चीज़ें भी होंगे, पौधे वगैरह बायोटिक में। और प्रोड्यूसर जो पहले जो पौधे वगैरह है वो, और सी लिविंग थिंग्स तो जिंदा जानदार। तो इसके ऊपर आपने टिक कर देना है। समझ गए? नॉन लिविंग बेजान, तो बेजान के लिए एबायोटिक कहा जाता है। तो यहाँ पे बायोटिक है, इसका मतलब लिविंग थिंग्स होंगे। अगला है कि पार्ट 3 सवाल है फूड चेन। तो फूड चेन हम जानते ही है कि जो जानदारों का जो ग्रुप है ना, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को खाते हैं। तो जो खाए और खाने जाने वाले जो तसलसल बनते हैं, जो सीरीज बनते हैं, उसे कहा जाता है फूड चेन। जैसे कि पौधे जानवर खाते हैं, जानवर दूसरे जानदार जो है वो खाते हैं। तो ये जो तसलसल है, जो सीरीज है, इसे कहा जाता है फूड चेन। तो इसमें हम तीन तरह से, तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपके पास प्रोड्यूसर, दूसरा है आपके पास कंज्यूमर, और तीसरा है आपके पास डिकम्पोजर। समझ गए? तो जो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि सूरज की रोशनी और पानी से अपने खुराक तैयार करते हैं, जो पौधे वगैरह, और ये जो पौधे हैं वो दूसरे जो जानदार खाते हैं, उनको कंज्यूमर कहा जाता है। और ये जो दूसरे जानदार और पौधे हैं, जब वो गुल सड़ जाए ना, डेथ हो जाए, तो उसी से जब कोई दूसरा जानदार अपने लिए खुराक तैयार करे तो उसे कहा जाता है डिकम्पोजर, जैसे कि बैक्टीरियास वगैरह। ठीक, बहुत ही छोटे जानदार होते हैं। तो ये आपने याद रखना है। तो इसका जो बिगिन है वो होते हैं प्रोड्यूसर से, इसके बाद होते हैं कंज्यूमर, इसके बाद होते हैं डिकम्पोजर। समझ गए? तो इसमें आप देख सकते हैं बिगिन एट ए प्रोड्यूसर, तो ये वाला ऑप्शन सही होंगे। आपने इसके ऊपर करना है टिक। समझ गए? बिगिन एट कंज्यूमर, तो आपने देखा ये तो बिगिन नहीं है ना, शुरू नहीं होती इससे। और बिगिन एंड डिकम्पोजर, तो डिकम्पोजर पे ये ख़त्म हो जाते हैं। एंड एट ए प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर से शुरू होते हैं, न कि ख़त्म। समझ गए? तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद है
फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द इकोसिस्टम, अगर आपने इकोसिस्टम की तहफ़्फ़ुज़ करनी हो, हिफाजत करनी हो कि जो जानदार और जो बेजान चीज़ें हैं वहाँ पे अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजार सके, तो उसके लिए आपने क्या करना है ये उन्होंने दिया हुआ है। तो आपने करना है फॉरेस्ट को कट कर देना है। क्या आप फॉरेस्ट को कट करेंगे तो इकोसिस्टम महफूज रहेंगे? कभी भी नहीं रहेंगे, वो मर जाएंगे, है ना। जो जानदार वहाँ पे रह रहे हैं वो तो ज़िंदा नहीं रहेंगे फॉरेस्ट को अगर आप कट करेंगे तो। रोड्स आर बीइंग बिल्ट, तो सड़कें बनाई जा रही है, तो यकीनी बात है सड़कें बनाने से इकोसिस्टम पे तहफ़्फ़ुज़ यकीनन नहीं होंगे। ट्री प्लांटेशन इज़ बीइंग डन, तो जो शजरकारी है या जो दरख्त है वो प्लांट कर रहे हैं, वो उगाए जा रहे हैं। ठीक, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप प्लांट करेंगे, पौधे लगाएंगे, शजरकारी करेंगे तो इससे क्या होंगे, इसके इकोसिस्टम तहफ़्फ़ुज़ रहेंगे। फैक्ट्रीज बनाने से तो ये मर सकते हैं, तो आपने इसके ऊपर करना है टिक का निशान। समझ गए। इसके बाद है 5, टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट, जो हशरात है, जो बहुत छोटे छोटे जानदार है, उनकी पॉपुलेशन आबादी को अगर आपने कंट्रोल करनी हो, समझ गए, कंट्रोल मतलब या इसको बढ़ा कम कर देनी हो या ज़्यादा कर देनी हो। इफ़ इंसेक्टिसाइड आर यूज देन द पॉपुलेशन ऑफ बर्ड विल, तो अगर हम इस इंसेक्ट को मारने के लिए इसकी दवा को यूज़ करेंगे, मतलब जो कीड़े मार दवाइयाँ हैं उसको अगर आप यूज़ करके इनको मारने की कोशिश करेंगे, यूज़ करेंगे, देन पॉपुलेशन ऑफ बर्ड, तो जो बर्ड्स है, परिंदे हैं, उसकी पॉपुलेशन पे क्या फ़र्क पड़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम इंसेक्ट को मारने के लिए दवाइयों का यूज़ करेंगे तो यकीनन वो जो इंसेक्ट है वो बर्ड खाएंगे। जब बर्ड इंसेक्ट को खाएंगे तो क्या होंगे, बर्ड को भी इससे इफ़ेक्ट हो सकते हैं और बर्ड्स भी मर सकते हैं। जब बर्ड्स मरेंगे या कम होंगे तो यकीनी बात है इसे कहा जाता है डिक्रीज, तो ये क्या होंगे, डिक्रीज होंगे बर्ड्स। समझ गए, परिंदे कम होंगे अगर हम हशरात को कीड़े मार दवाइयों से मारेंगे या मारने की कोशिश करेंगे तो। समझ गए। इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट आंसर्स, तो इसको भी 1 बाय 1 समझ के आंसर भी लिखने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है राइट शॉर्ट आंसर्स, मुख्तसर जवाब आपने लिखना है। ठीक, तो पार्ट 1 है डिफाइन एनवायरनमेंट, डिफाइन करें, माहौल को आपने डिफाइन करना है, माहौल की तारीफ करें। समझ गए। तो माहौल क्या है, हम जानते ही है कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी जानदार और बेजान जो चीज़ें हैं वो सब मिल के उस मजमूए को कहा जाता है माहौल। समझ गए। तो जितने भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, अगर हम उसको देखेंगे तो जो जानदार और बेजान जो अशिया है वो मिलकर क्या बनाते हैं, माहौल बनाते हैं। तो उसी को क्या कहा जाता है, माहौल कहा जाता है। तो द सम ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स, जो मजमुआ है तमाम जो जानदार है उन चीज़ों की, एंड नॉन लिविंग थिंग्स और बेजान जो है उनकी, अराउंड अस जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। समझ गए। तो बोथ दीज कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर, तो ये जो दो है ना वो क्या करते हैं, ये जो दोनों अज्जा है वो एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं। समझ गए। जैसे कि फिश लिव इन वाटर, यकीनी बात है फिश वाटर में रह सकते, तो ये उसका माहौल होंगे। फिश अगर खुशकी पे लेकर आएंगे तो यकीनी बात है वो यहाँ पे मर जाएंगे, तो वो ये जो माहौल है वो फिश के लिए नहीं है। इसी तरह टाइगर लिव्स इन फॉरेस्ट, टाइगर फॉरेस्ट में रहते हैं तो फॉरेस्ट उसका माहौल होंगे, ना कि पानी। समझ गए। तो आप इस तरह से कुछ और मज़ीद एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसके बाद पार्ट 2 है राइट द नेम्स, नाम्स लिखना है आपने ऑफ 3 नाम्स लिखने हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। तो हमने बायोटिक में सीखा है जो जानदार अशिया है इनको कहा जाता है बायोटिक। समझ गए। तो जानदारों के जो कंपोनेंट्स है, मुख्तलिफ जुज़ है ऑफ एनी इकोसिस्टम के, वो आपने लिखना है। ठीक, तो जानदार किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं ये आप जानते ही है, या तो खाते हैं या खुद दूसरा जो है ना उसको खा के इस तरह एक सिस्टम बनाते हैं, एक तसलसल। तो उसके कंपोनेंट जुज़ कौन कौन से हैं वो आपने बताने हैं। तो एक है आपके पास प्रोड्यूसर, जिसमें आप जानते ही होंगे पौधे वगैरह, तो ये क्या करते हैं, सूरज और पानी से अपनी खुराक तैयार करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं खुराक, इसीलिए इनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। कंज्यूमर्स, तो वो क्या करते हैं, दूसरे पौधों को, दूसरे जो है जानदारों को वो कंज्यूम करते हैं।
खाते हैं, तो इसीलिए इन जानदारों को कहा जाता है कंज्यूमर। और तीसरा है आपके पास डिकम्पोजर। तो ये 3 कंपोनेंट्स है। डिकम्पोजर का मतलब दूसरे जो जानदार है ना, पौधे और जानवर वगैरह, जब वो मरते हैं तो यकीनी बात है उसके छोटे छोटे टुकड़ों में वो तकसीम होंगे। तो ये जो जूस है, ये जो चीज़ें हैं, वो ये डिकम्पोजर क्या करते हैं, इनको इस्तेमाल करते हैं अपने खुराक के लिए। समझ गए? तो ये 3 तरह के कंपोनेंट्स है, आपने इनको लिखना है। इसके बाद है 3 राइट द नेम्स ऑफ 3 एबायोटिक कंपोनेंट। अब आपने बायोटिक के बजाय एबायोटिक कंपोनेंट्स के जो जूस है उसको आपने यहाँ पे लिखना है। समझ गए? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इकोसिस्टम है उसके 3 एबायोटिक अज्जा के नाम लिखें। तो इसमें आप लिख सकते हैं, तो बहुत से चीज़ें हैं जो बेजान चीज़ें हैं, उनमें से आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ये 3 भी आप लिख सकते हैं। एक मैंने लिखा है टेम्परेचर, दूसरा है आपके पास एयर, और तीसरा वाटर। इसके बाद लाइट वगैरह हो गई। बहुत से चीज़ें हैं जो आपके पास बेजान जो शक्ल में आपको नज़र आएंगे, तो उनमें से आप 3 लिखेंगे। समझ गए? इसके बाद अगला है 4। सवाल है आपके पास, ड्रा ए सिंपल फूड चेन। तो सिंपल फूड चेन आपने ड्रा कर देनी है। तो यकीनन ये आप कीजिएगा। यहाँ पे जो आपको तस्वीर नज़र आ रहे हैं, इसी हिसाब से आप इसका एक फूड चेन बना सकते हैं, या अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। पौधा बनाइएगा, ठीक, एक जानवर बनाइएगा जो पौधे को खाते हो, और दूसरा एक और जानवर जो उसी जानवर को खाते हो, और तीसरा एक और जो आप इस तरह से ना एक चेन बना सकते हैं। खूबसूरत करके ड्रा कीजिएगा, ठीक। इसके बाद है 5, इफ़ द फूड रिसोर्सेस आर इंक्रीज। अगर जो फूड है, खुराक है, उनके रिसोर्स को अगर आप बढ़ाएंगे, ज़्यादा कर देंगे, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ प्रीडेटर। तो प्रीडेटर पे इसका क्या इफेक्ट होंगे, क्या असर पड़ेगा। समझ गए? तो ये चीज़ आपने लिखना है कि प्रेडेटर जो है ना, वो यकीनी बात है जो दूसरे जानदारों को खाते हैं उनको कहा जाता है प्रेडेटर। तो अगर हम खुराक के जो ज़राए हैं उनको अगर इंक्रीज़ करेंगे, तो जो दूसरे जानवर हैं उनकी जो आबादी है वो भी इंक्रीज होंगे। अगर डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज होंगे। समझ गए? किस तरह से? जैसे कि अगर जंगलात में जो जानवर है उसकी आबादी अगर ज़्यादा हो, इंक्रीज हो, तो यकीनन उसका जो प्रेडेटर है, उसको खाने वाले जो जानदार है, वो भी इंक्रीज होंगे और उनको खुराक मिलते रहेंगे। तो यकीनी बात है उनका पॉपुलेशन भी बढ़ते रहेंगे। और इसके साथ साथ अगर वो जो प्रेडेटर है अगर वो बढ़ेंगे, तो यकीनी बात है जो खाने वाले जो जानदार है वो कम होंगे। जैसे कि जो टाइगर है अगर दूसरे जानवर को खा रहे हो, तो उससे क्या होंगे, प्रे विल डिक्रीज। जो खा रहे हैं वो जो ईटन है मतलब खा रहे हो, वो कम होंगे। ये आपने आंसर में लिखना है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिसोर्स है अगर इनको इंक्रीज करेंगे तो जो पॉपुलेशन ऑफ प्रेडेटर है वो इंक्रीज होंगे, और अगर डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज होंगे यकीनन। और इसके साथ साथ जो प्रे है वो डिक्रीज होंगे, ये आपने लिखना है। इसके बाद है 6, राइट टू ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर अफेक्टिंग द इकोसिस्टम। तो मतलब क्या हुआ, राइट टू ह्यूमन एक्टिविटीज, इंसान के जो 2 सरगर्मियों को जो काम वो करते हैं वो आपने लिखना है। विच आर अफेक्टिंग, जो असरअंदाज करते हैं, इफेक्ट होते हैं द इकोसिस्टम पे। तो जो जानदार और बेजान जहाँ पे रहते हैं ना, अगर कोई भी ऐसा काम जो इंसान करे तो उसके जो बुरे असरात है वो क्या होंगे, तो वो एक्टिविटीज़ आपने लिखनी है। समझ गए? जो काम वो करने के बाद जो होते हैं उसे आपने लिखना है। तो फॉलोइंग एक्टिविटीज़ अफेक्ट द इकोसिस्टम लिखने के बाद आप लिखेंगे कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। अगर आप जो जंगलात है उसको कट करेंगे, या दरख्तों पौधों वगैरह जो है ना, उनको अगर आप कट करेंगे तो यकीनन उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेंगे जानदारों को, तो वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं, मर सकते हैं। तो इसके बाद है और हंटिंग ऑफ एनिमल को बहुत ज़्यादा आप शिकार करेंगे, बहुत ज़्यादा जो मारेंगे तो हमारे कौमी जो जानवर है उसकी तरह नापैद होने का भी अंदेशा हो सकते हैं, है ना। तो इस तरह से भी क्या होंगे, इफ़ेक्ट होंगे इकोसिस्टम पे। समझ गए? तो उसका जो बुरे असरात होंगे यकीनन वहाँ पे जानदार ख़त्म होंगे, तो वो इकोसिस्टम ही नहीं रहेंगे, यही है ना। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। अगला है 3 कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। तो इनको भी 1 बाय 1 अच्छी तरह से समझते हैं।
3 है आपके पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। ठीक, तो इसमें सवाल है व्हाट इज द रिलेशनशिप, क्या ताल्लुक है बिटवीन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब आप जानते ही है कि एक एरिया में जो जानदारों का जो ग्रुप है, कितने जानदार और बेजान वहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उस की तादाद को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है ना। एंड कंपटीशन अमॉन्ग लिविंग थिंग्स, और जो लिविंग थिंग्स है, जिंदा जानदार है, उनके दरमियान क्या रिलेशन हो सकते हैं इन बैलेंस इकोसिस्टम। बैलेंस्ड इकोसिस्टम में अगर इकोसिस्टम बैलेंस हो तो उसके जो रिलेशन है वो क्या होंगे। तो आप समझ सकते हैं, अगर जो पौधा है वो ख़राब होना शुरू हो जाए, या वो उसके ऊपर कोई बीमारी पड़ जाए, या वो सूखना शुरू हो जाए ना बारिश की वजह से, किसी वजह से, तो यकीनी बात है उसका इफ़ेक्ट क्या होंगे, दूसरे जानवरों पर होंगे जो वो पौधे खाते हैं, यही है ना। और अगर एक जानवर जिसके ऊपर कोई बीमारी हो या कोई मसला हो, या वो कम होना शुरू हो जाए, तो वो खाने वाले दूसरे तमाम जानदार भी उससे इफ़ेक्ट होंगे। तो इस तरह इसका एक रिलेशन बनेंगे, तब जाके अगर ये सब एक नॉर्मल रहे ना, तो ये वो एक दूसरे को खाते रहेंगे। इसी तरह फूड चेन जिसे हमने सीखा, तो इसी तरह से चलते रहेंगे। लेकिन अगर एक मसला हो जाए एक के साथ, तो बाकी सब के साथ भी ऐसे इफेक्ट हो सकते हैं, बुरे असरात हो सकते हैं, वो भी ख़त्म होने का अंदेशा हो सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपके पास। इसके बाद है अगला, फॉर इन्वेस्टिगेट ऑस्ट्रिच आर द लार्जेस्ट, बहुत ही बड़ा, शुतुरमुर्ग जो है ना वो बहुत ही बड़ा, एंड हेवीएस्ट, बस बहुत ही भारी परिंदा है। बट दे कैन नॉट फ्लाई, लेकिन वो उड़ नहीं सकते। टू स्केप फ्रॉम ए प्रेडेटर, जब वो प्रेडेटर से अगर भागनी हो या छुपनी हो, तो वो क्या करते हैं, दे फाइट विद देयर स्ट्रॉन्ग पाउस आर रन, वो क्या करते हैं उसके पंजों से वो फाइट करते हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ वो दौड़ते हैं। अवे एट स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, तो 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से वो क्या करते हैं, दौड़ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 70 किलोमीटर का जो फासला है ना, वो एक घंटे में वो तय कर सकते हैं। समझ गए। तो द लाइट ब्राउन कलर्ड फीमेल लेस, एक अब क्या होंगे, जो लाइट ब्राउन कलर है, जो बूढ़े रंग के जो कलर के फीमेल जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ले एक वो अंडे देती है। शी सिट्स ऑन एग्स एट द डे टाइम, अब वो डे के टाइम पे ये इसके अंडे के ऊपर बैठते हैं। समझ गए। द ब्लैक कलर्ड मेल ऑस्ट्रिच वार्म द एग्स एट नाइट, फिर जो ब्लैक कलर के है वो नाइट को के टाइम पे वो इसके ऊपर बैठते हैं या इसकी हिफाजत करते हैं। द ब्लैक कलर्ड मेल ऑस्ट्रिच वार्म द एग्स एट नाइट। समझ गए। एनालाइज द डिफरेंस इन द कलर एंड स्टेट, अब आपने कलर्स को एनालाइज करना है। और इसके बाद इज देयर ए रिलेशनशिप बिटवीन द कलर्स ऑफ द ऑस्ट्रिच एंड इट्स एनवायरनमेंट, उसके कलर और माहौल के साथ कोई रिलेशन है, ताल्लुक़ है। तो आप देख सकते हैं दिन के वक्त ये बैठेंगे तो उसका रंग बड़े होते हैं, इस वजह से जो इसको खाने वाले या जो अंडे ले जाने वाले जो जानदार है ना, वो उससे बचाते हैं। यकीनन जब इसके ऊपर बैठेंगे तो उसको ये बुरे रंग की वजह से उसे ये नहीं लगेंगे कि ये कोई जानदार है, इस तरह उसे पता भी नहीं चलेंगे, फिर प्रेडेटर से ये बच सकते हैं। ठीक, दूसरे जानदारों से जो इसको खाने के लाएंगे उससे बच सकते हैं। तो इसी वजह से ये दिन के वक्त बैठते हैं और ये रात के वक्त इसकी इबादत करते हैं। समझ गए। तो इसके बाद है आपके पास प्रोजेक्ट तो मेक ए मॉडल ऑफ इकोसिस्टम यूजिंग ए बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, तो जो जिंदा और बेजान चीज़ें हैं उनसे आपने एक मॉडल बनानी है तो इकोसिस्टम को दिखाने के लिए। फॉर दिस प्रोजेक्ट, इसके लिए यू विल नीड एटलीस्ट 2 बोतल्स, आपको 2 बोतल चाहिए। कट द बोतल एज शोन इन द पिक्चर, जो आपको नज़र आ रहे हैं इसी तरह आपने कट कर देना है, इसको नीचे से और उसको ऊपर से। इन द फर्स्ट बोतल पोर वाटर टू शोन एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो एक में आपने पोर वाटर को, जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसके बाद क्या करनी है, इन द सेकेंड बोतल टू शो द लैंड इकोसिस्टम पुट सॉइल एंड स्मॉल प्लांट, तो आपने क्या करना है, एक में जो पानी है वो, और दूसरे में जो ज़मीन किससे आपने सॉइल लेनी है और वहाँ से आपने इसमें डाल देनी है। ठीक, नाउ कनेक्ट इकोसिस्टम ऑफ बोथ द बोतल, कनेक्ट सॉइल विथ वाटर विथ अ थिक थ्रेड सो दैट द प्लांट में रिसीव वाटर एंड मिनरल्स। अब आपने जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं प्लांट, सॉइल, थिक थ्रेड, वाटर, तो इसके ज़रिए आपने इन दोनों को कनेक्ट कर देना है। समझ गए।
कनेक्ट करेंगे तो वो क्या होंगे, ये इससे यहाँ से पानी लेंगे, फिर वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे, नहीं तो क्या होंगे, वो सूख जाएंगे। ऑब्जर्व डेली एंड वाई रिपोर्ट टू द रिजल्ट। तो ये आपने इसको ऑब्जर्व करना है और इसके रिजल्ट को आपने यहाँ पे लिखना है। समझ गए? तो यकीनन हम इस प्रोजेक्ट से समझ सकते हैं कि ये जो इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक अज्जा जो है ना, वो क्या करते हैं, एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए ना, वो एक दूसरे को यकीनन एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं ताकि वो ज़िंदा रह सके। समझ गए? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे चैप्टर नंबर 3 के, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।